Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 14, normal distribution. Today our topic is introduction and discovery of normal distribution. The application of the binomial distribution is appropriate when the number of trials is small, that is n is less than and equal to 20. As n becomes very large, the problem of computing the probability becomes very difficult. Dating back to the 17th and 18th centuries, this difficult situation was handled by de Moivre. The normal distribution was first discovered by Abraham de Moivre in 1733. Later on, it was independently rediscovered by C. F. Gauss and P. S. Laplace in the early years of 19th century. The normal distribution is often called the Gaussian distribution in honor of Gauss. It is also called the normal function of error. For example, when an unbiased coin is tossed 10 times, the probability of getting number of heads x is equal to 0, 1, 2 up to so on 10 is x 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and their corresponding probabilities. As we know, the density function of binomial distribution is ncx p raised to power x q raised to power n minus x. So n is we have n 10 and the value of x are 0 to 10. Putting the value of x 0 to 10, कॉइन की चूंकि बात हो रही है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है p वो भी हमारे पास हाफ होगी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो भी हमारे पास q जो है वो भी हमारे पास 1/2 होगा. एज वी हैव टू साइड्स ऑफ कॉइन two sides of coin and p and q head and tail having equal probability of being selected. ठीक है. इसमें जो फर्स्ट है, जब x को 0 हम पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.00097. इसी तरह x को 1 पुट करेंगे अप टू 10 तक हम x को पुट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी. तो इस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ जब हमारे पास n लार्ज हो जाता है, इससे भी n जो है वो ज़्यादा होगा तो हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है. ठीक है. तो फिर हम क्या करते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं और वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Now we draw a histogram of the probability distribution. जो probability distribution हमने पीछे बनाई, हमने उसका histogram बनाया. तो histogram जो है it may be noted, हमने ये देखा कि the above figure is symmetrical and bell shaped. ठीक है. It is symmetrical due to the fact that p is equal to q is equal to half. ठीक है. क्यों बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेस जो हैं वो हमारे इक्वल हैं नंबर ऑफ फेलियर के, जो कि हाफ के इक्वल थे. हमने पीछे जो है कॉइन की बात हो रही थी और उसमें नंबर ऑफ सक्सेस जो हैं वो नंबर ऑफ फेलियर के इक्वल हैं, क्योंकि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है टेल के आने की प्रोबेबिलिटी के. ठीक है. कि हेड और टेल जो हैं वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है उनके आने की, इसलिए हम कहते हैं. और टू साइड्स होती हैं कॉइन की तो हम कहेंगे 1/2. ठीक है. p भी 1/2 और q की प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो भी 1/2 है. ठीक है. दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए हमारा जो कर्व बन रहा है हिस्टोग्राम के ऊपर वो सिमेट्रिकल शेप या बेल शेप का ये जो है हिस्टोग्राम हमारा ये फिगर जो है हमें दिखाई दे रही है. ठीक है.
Also, it is noted that histogram has fewer and fewer observation as the distribution moves away from the central value. और ये भी हम इसमें देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम में जो वैल्यूज़ हैं वो देखें इस साइड पे, अगर राइट साइड पे वो जा रही हैं या लेफ़्ट साइड पे वो वैल्यूज़ जो हैं कम से कम हो रही हैं, ठीक है, कम से कम हो रही हैं. द ग्राफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व. और इस किस्म के ग्राफ को हम कहते हैं नॉर्मल कर्व. एक्सटेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शंस, अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बट नेवर टच इट. ठीक है, अब ये इसी तरह से कम होती जाएंगी इस तरफ भी वैल्यूज़, और राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी. और ये बिल्कुल उसके जो लाइन है, एक्स एक्सिस की जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जो लाइन है, उसके बिल्कुल उस तक पहुंच जाएंगी, लेकिन उसको टच नहीं करेंगी. ये उसके साथ साथ बिल्कुल जो है वो चलेगी ये लाइन. No portion of the curve lies between x-axis because probability of x is equal to x can never be negative. ठीक है, और इसी तरह से एक्स एक्सिस पे कोई भी कर्व का जो पोर्शन है वो एक्स एक्सिस पे नहीं लाई करेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. Thus, the discrete binomial probability distribution approach to the continuous probability distribution, that is normal distribution, as n become large, that is n tends to infinity, and neither p nor q are very small. ठीक है, किस वक्त ये नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाएगी जब n जो है इट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और p और q जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी स्मॉल वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, उस वक़्त ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चेंज हो जाएगी किस में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. Thus, normal distribution is limiting form of the binomial distribution when p and q are near equality and n becomes large. ठीक है, and n become large. Now, moving on to its explanation. Normal probability distribution is the limiting form of the binomial distribution when the parameter n becomes quite large and other parameter p is very small. A continuous random variable x has a normal distribution if it has a PDF y is equal to f of x is equal to 1 over sigma under root 2 pi e raised to power minus half x minus mu over sigma whole square, where x lies between minus infinity to plus infinity. क्या मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज़ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n becomes large and the other parameter p is very small, the binomial distribution tends to normal distribution. इसलिए हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं इट इज़ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैव टू पैरामीटर्स n and p. और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द कंटिन्यूअस probability distribution. A continuous random variable x has a normal distribution if it has a PDF f of x is equal to 1 over sigma under root 2 pi e raised to power minus half x minus mu over sigma whole square, and x lies between minus infinity to plus infinity, and where mu is the mean of the distribution and sigma is the standard deviation of the distribution, x is the abscissa. Abscissa क्या होता है, the value marked on x axis. y is ordinate क्या होगा, the height of the curve. ठीक है, and pi is a constant and it has value is equal to 3.14159 and so on, and e is
also a constant exponential, it is the constant and it has value 2.71828. ठीक है, ये कांस्टेंट हैं दोनों e और पाई. The curve defined by the expression is a bell-shaped symmetrical distribution for any value of the parameter mu and sigma. ये सामने आपको कर्व नज़र आ रहा है, बेल शेप्ड सिमेट्रिकल कर्व है, ठीक है, और किसी भी वैल्यू म्यू और सिग्मा की वैल्यू के लिए. ओकेजनली द नोटेशन एक्स एन म्यू सिग्मा स्क्वायर is used, which means that the random variable, इसको कैसे पढ़ेंगे, random variable x is normally distributed with parameter mu and sigma square. The normal distribution is a probability distribution of a continuous random variable x which range from minus infinity to plus infinity, and it has two parameters. How many parameters? Two parameters of normal distribution, that is mean mu and standard deviation sigma. These parameters completely determine the normal distribution. ठीक है, and a random variable x having the normal distribution is called normal random variable. The parameters mu and sigma square, which defines a normal distribution, are called the location and shaped parameters respectively. The parameter mu determines the location of the normal distribution, and the parameter sigma square determines the relative spread and height of the distribution. ठीक है. From this figure, as can be seen, these two normal distributions have different location parameters but same dispersion or spreadness. Changing the value of mu and keeping sigma constant does not change the shape of the normal curve but only shifts it along x-axis. अब इसमें देखें सिग्मा जो है वो स्प्रेडनेस को चूँकि बताता है हमारे कर्व की, तो सिग्मा यहाँ पे सेम है क्योंकि कर्व जो है उनकी स्प्रेडनेस जो है वो सेम है, जबकि इसमें जो मीन है, जो मीन की जो लोकेशन है वो देखें वो डिफरेंट है एक्स एक्सिस के ऊपर. हेयर म्यू वन इज़ लेस देन म्यू टू. ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो है x1 इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू वन एंड सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है जो है वो सेम है. ठीक है, और x2 इज़ द सेकेंड, दिस इज़ द सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन. x2 इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू टू एंड सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, अब दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को जब ड्रॉ किया गया तो x एक्सिस पे जो म्यू की वैल्यूज़ हैं दे आर डिफरेंट बट देयर स्प्रेडनेस इज़ सेम. ठीक है, तो ये हमें ये बता रही है. अगली फिगर में देखें, in this case the two normal distribution have the same location parameter but different dispersion. अब इसमें डिस्पर्शन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मीन की जो वैल्यू है वो आप देखें वो सेम है दोनों में. तो क्या है कि the change in the shape parameter sigma square indicates that the spread of the distribution increases and the height decreases as the variance increases. कि variance increase होगा तो height decrease होगी. ठीक है, so the parameter sigma square controls the relative flatness of the curve. How to find probability or area of normal distribution? The PDF of a normal distribution, a proper PDF, as having the properties f of x is greater than or equal to 0 for all x and total area under the curve is equal to 1. It is integral minus infinity to plus infinity f of x dx is equal to 1. As in any probability function, the probability that a normally distributed random variable x assumes values between limits a and b. Probability of x lies between a and b is equal to the proportion of total area under the curve
between the limits a and b such that a is less than b. For any given value of mu and sigma square, the area between limits a and b may be determined by integral calculus as follows. Probability of x lies between a and b, and it is equal to integral a to b f of x dx, and it is also equal to इंटीग्रल ए बी और एफ ऑफ एक्स क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेस टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये हम इसमें एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। और फिगर से भी हमने बताया है कि ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, और x इनके दरमियान लाई कर रहा है। However, it is easier to evaluate the area between two limits in a normal distribution by using a table of area for a special normal distribution called the standard normal distribution। अब ये टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको आप अपने सामने खोल के ज़रा बैठें। ठीक है, पेज है 128 और उसके ऊपर आपको एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 टू z ये टेबल आपको गिवन है। ठीक है, और ये टेबल आप खोल के बैठेंगे, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपने ये टेबल यूज़ करना है। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। A random variable x is normally distributed with mean mu and variance sigma square can be transformed to a standardized random variable z, and z is equal to x minus mu over sigma, which measures the deviations of x from mean in unit of standard deviation. This standardized normal random variable has mean expected value of z is equal to 0, has mean is equal to 0 and variance is equal to 1. Z is the standardized normal variate, and it is normally distributed with mean 0 and standard deviation 1. Standard deviation or variance 1. A normal distribution which has a mean of 0 and standard deviation of 1 is called the standard normal distribution. The random variable z has the PDF f of z is equal to 1 over under root 2 pi, here sigma is equal to 1, and e raised to power minus half z square, where z lies between minus infinity to plus infinity. The diagram shows, अब इस diagram को आप देखें, shows that x scale can be transformed to z scale by putting mu is equal to 0 and sigma is equal to 1. z is equal to 1, क्या मतलब है इसका? The value x is 1 standard deviation above the mean mu, while z is equal to minus 1, the value of x is 1 standard deviation below the mean mu. Similarly, z plus 2 plus minus 2, the value of x is twice standard deviation above or below the mean mu. How to compute probability or area under the normal curve? The equation PDF of the normal distribution gives the ordinate of the curve to different values of x, but usually we are interested in area under the normal curve instead of the heights. Since any normally distributed random variable x with parameters mu and sigma square can be transformed to the standardized normally distributed random variable z, z is equal to x minus mu over sigma with 0 mean and unit variance. For computing the area between any 2 points, that is probability of x lies between a and b, we change the value of x to z scale. A table has been prepared and is given at the end of this book under the heading
एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 to Z। ये टेबल आपके इस चैप्टर में भी गिवन है और बुक के एंड में भी आपको गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये एरिया जो है वो कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है कि हमने x जो रैंडम वेरिएबल x है हमारे पास, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल z में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एरिया टेबल से उसका एरिया जो है वो फाइंड करना है। For evaluating probabilities, it is strongly advised to draw appropriate diagram to ensure that we are clear in our own mind exactly which area under the normal curve is to be evaluated. Area between any two points can be calculated by computing area from 0 to both points separately and then adding the areas if points are on either sides of the center, and subtracting the area of the points are on the same side of the center. इसमें एक वैल्यू जो है ये बात आप नोट करें कि x बीइंग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अब इसमें x जो है अगर उसको इस तरह से लिखा हो कि इट लाइज बिटवीन a एंड b और उसमें इक्वालिटी का भी साइन है, या इसमें इक्वालिटी के साइन ना भी लिखें, या किसी एक में इक्वालिटी का साइन है और एक में नहीं है, ठीक है, तो ये सारे सेम है। क्योंकि आपने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जब आपने पढ़ा था उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने इक्वालिटी का साइन लगाया है कि नहीं लगाया, या ये सारे सेम होंगे। जबकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम इस चीज़ को जो है ये मैटर करती है, अगर इक्वालिटी होगी तो वो वैल्यूज उसमें ऐड होंगी, वो रेंज जो है वो उसमें शामिल होगी, अगर नहीं है तो वो उसमें शामिल नहीं होगी, यानी वहाँ पे ये चीज़ इफ़ेक्ट होती है। जबकि यहाँ पे ये चीज़ जो है ये सब सेम होंगे, इसमें इक्वालिटी का साइन लगाएं या ना लगाएं, ये जो है ये वैल्यूज सेम होंगी, ये रेंज जो है वो सेम होगी। Now example 4.6 from your book on page 127. In a normal distribution, mean is 50 and standard deviation 14. Find the area number 1 below 44, number 2 between 29 and 53, number 3 between 35 and 43, number 4 below 63, number 5 above 37.2 and number 6 है पॉइंट इसमें between 58.1 and 69.4, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सबसे पहले वही स्टेप के हमने डाटा को लिखना है। डाटा हमारे पास क्या है, म्यू 50 है, सिग्मा 10 है और z हमारे पास है x, z की वैल्यू हमें पता है, z का फार्मूला क्या है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सबसे पहले हम x को ट्रांसफॉर्म करेंगे किस में, z में। वी विल ट्रांसफॉर्म x इंटू z, ठीक है। तो x को z में चेंज करना है। सबसे पहले x हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट है बिलो 44, ठीक है। फॉर x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 44, उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे x हमारे पास क्या है, 44 है, ठीक है। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो x की वैल्यू 44 है, म्यू हमारे पास 50 है और सिग्मा 10 है, तो हमारे पास ये z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.6, ठीक है। अब हमने डायग्राम बनाना है क्योंकि हमने इसको z में चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको z का ही शो किया है, x का बीच में नहीं शो किया, उससे फिर बच्चे जो हैं वो गड़बड़ कर लेते हैं, तो डायरेक्ट मैंने z का आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। हमने x को z में चेंज कर दिया और अब जो है इस कर्व के ऊपर हमने मीन जो है z का वो होता है 0, ठीक है। ये मीन को शो कर रही है, मिड में जो लाइन है ये मीन है, क्योंकि हाइट ऑफ द कर्व जो है वो आपका मीन होता है, पढ़ा है ना पीछे अभी आपने, तो मीन इसका है 0,
ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z क्या होती है, 0 होती है। और हमारे पास जो z की वैल्यू आई है वो है -0.6 और इससे बिलो एरिया -0.6, ये जो पॉइंट है इससे बिलो एरिया हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे x की रेंज जो है वो -∞ टू +∞ है। अब हमने इसको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -0.6, यानी 44 की जगह अब z की में हमने उसको चेंज कर दिया है, तो वो वैल्यू आ जाएगी -0.6। ठीक है। अब हमने इसको इस बिलो एरिया को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -∞ टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.6 टू 0। ठीक है, कि यहाँ से -∞ से 0 का जो हिस्सा है इसमें से अगर ये वाला जो शेडेड नहीं है इसका पोर्शन, इसको अगर माइनस कर देते हैं -0.6 टू 0, तो हमारा नीचे का जो बिलो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखें -∞ टू 0 जो है ये हमारे पास, क्योंकि 1 टोटल एरिया अंडर द कर्व हमारे पास 1 होता है, 0.5 इस तरफ होता है और 0.5 इस मीन के इस तरफ होता है। ठीक है। तो हमें पता है कि -∞ टू 0 जो है हमारा एरिया क्या है, 0.5 है। 0.5 माइनस अब 0.6 को हमने 0 में देखना है। अब आप टेबल सामने रखें, आपको मैं बताती हूँ। 0.6 को यहाँ पे साइन हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, साइन को हम इग्नोर करेंगे। अब आ जाए ये z की वैल्यू, ये लेफ्ट साइड पे जो कॉलम बना हुआ है, ठीक है, ये नीचे आप देखें, ये इसमें ये इस कॉलम में आप आ जाएं और देखें 0.6 कहाँ पे लाई कर रहा है। ये दूसरा जो इसका वो है पैरा है, इसमें देखें 0.6 और आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 0 है। तो 0.6 को हम ऊपर देखें, कॉलम आपके पास 0, 1, 2 अप टू 9 है, तो 0 के कॉलम में 0.6 के सामने हमारी वैल्यू आ रही है 0.2258। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इसका एरिया ये वाला है, तो 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास z का जो एरिया आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -0.6 का, वो हमारे पास आंसर आ गया 0.2742। ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 29 एंड 53। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं। ठीक है, x की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x1 क्या है, 29 है, और x2 हमारे पास है 53। यहाँ पे हमने x1 को z1 में चेंज करना है और x2 को z2 में चेंज करना है। ठीक है, तो z1 का क्या फार्मूला होगा, इट इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, तो x1 है 29 माइनस म्यू है हमारे पास 50 और सिग्मा की वैल्यू है 10। ये जब पुट करेंगे तो z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2.1। इसी तरह से z2 जो है वो इक्वल होगा x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 53 माइनस म्यू की वैल्यू है 50 और सिग्मा है 10। इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.3। ठीक है, तो हमने 0 जो है वो देखें, डायग्राम लाजमी आपने बनानी है इसमें। ठीक है, वरना मार्क्स आपके कटेंगे। अब इसका जो z में हमने x को z में चेंज कर दिया और z का मीन जो है वो 0 होता है। ठीक है, ये हमने दरमियान में ये शो किया। माइनस जो होगा वो 0 के इस साइड पे होंगे और पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं वो 0 के राइट साइड पे होंगे। अब लेफ्ट साइड पे माइनस वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि -2.1 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, और 0.3 चूँकि पॉजिटिव है तो ये उसके राइट साइड पे लाई कर रहा है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने ये एरिया जो है ये फाइंड करना है, इसलिए हम इसको शेड कर देंगे। ठीक है, जो एरिया हमने फाइंड करने जा रहे होंगे उसको हम शेड करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें इसको हम किस तरह से लिखेंगे। जब दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी माइनस और प्लस दोनों की तरफ आपकी z की प्रोबेबिलिटी लाई कर रही होगी तो उसमें हम प्लस करते हैं, और अगर किसी एक साइड पे दोनों प्रोबेबिलिटीज लाई कर रही हैं तो उसमें हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें -2.1 से 0 तक का एरिया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 0.3।
ठीक है। अब -2 लाइज बिटवीन -2.1 to 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 0.3, ये हमने फाइंड करना है। अब इसमें साइन को चूंकि हम इग्नोर करते हैं, तो अब आप आ जाएं टेबल में 2.1, टेबल में देखें z वाले कॉलम में आप नीचे आ जाएं 2.1, ये आपका फोर्थ जो पैरा है उसके अंदर देखें 2.1 को आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 0 है, तो 0 में आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू आ रही है, एरिया आ रहा है 0.4821। ठीक है, इसी तरह से 0.3 को आपने देखना है 0 में, 0.3 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू है, एरिया हमारे पास है 0.1179, और इन दोनों एरियाज को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा 0.6। ठीक है। अब थर्ड इसमें है कि x लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 35 एंड 43। बिल्कुल इसी तरह से x1 जो है वो हमारे पास 35 है और x2 जो है वो हमारे पास 43 है। ठीक है, तो हमने इसको z1 और z2 में चेंज करना है, x1 को z1 में और x2 को z2 में। इसी तरह से हमने z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, x1 है 35 माइनस म्यू है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 10, ये वैल्यू आ जाएगी z1 की -1.5। ठीक है, और z2 हमारे पास x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल है, x2 हमारे पास है 43 माइनस म्यू की वैल्यू 50 और सिग्मा 10 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा z2 माइनस 0.7 के। ठीक है, अब आपने डायग्राम बनाना है, 0 आपका ये मीन शो कर रहा है और -0.7 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो -1.5 जो है वो इधर लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे लिखना है, -1.5 to 0 ये लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 z लाइज बिटवीन -1.5 to 0 माइनस, अब इसमें जो अनशेडेड एरिया है -0.7 to 0 तक का है, उसको अगर माइनस कर दें तो ये हमारे पास शेडेड एरिया जो है जो कि रिक्वायर्ड है ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें साइन को चूंकि इग्नोर करते हैं 1, अब टेबल पे आ जाएं 1.5 के सेट के कॉलम में 1.5 लाई कर रहा है, जहाँ पे 1.5 को 0 में देखेंगे वो वैल्यू आ रही है, एरिया आ रहा है 0.4332, और इसी तरह से 0.7 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.2580। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1752। फोर्थ जो पार्ट है वो है बिलो 63 आर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 63। यहाँ x की वैल्यू 63 है, हम इसको z में चेंज करेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, z है हमारे पास, सॉरी x है हमारे पास 63 माइनस म्यू की वैल्यू 50 है, सिग्मा 10 है, तो हमारे पास z आ जाएगा 1.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 1.3। अब हमने x को किस में चेंज कर दिया, z में चेंज कर दिया। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम देखें, 0 जो है ये मीन को शो कर रहा है, 0.5 इसके इस तरफ एरिया होता है और 0.5 इस तरफ होता है, टोटल कर्व का एरिया जो है वो हमारा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसमें देखें 1.3 कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव साइड में यहाँ पे आएगा 1.3, और इससे बिलो एरिया जो है इस पॉइंट से नीचे ये सारा एरिया हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे कि -∞ टू 0 तक का एरिया प्लस 0 से 1.3 तक का एरिया, तो ये सारा एरिया जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा। अब -∞ टू 0 तक का एरिया हमें पता है ये किस के इक्वल है, 0.5 के इक्वल है, प्लस 1.3 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास ये आप देखें 1.3 को 0 में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.4032। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एरिया आ गया 0.9032। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी अबव 37.2।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी अबव 37.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 37.2, यहाँ x की वैल्यू है 37.2, ठीक है, और z हमारे पास इक्वल होता है x माइनस म्यू और सिग्मा के। x है 37.2 माइनस म्यू की वैल्यू 50 और सिग्मा है 10, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -1.28, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाएंगे, ज़ीरो हमारा ये इसके लाइक कर रहा है, तो -1.28 जो है ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे हमारा आएगा पॉइंट, और इससे जो ग्रेटर एरिया है, इस पॉइंट से ग्रेटर एरिया ये सारा एरिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1.2820 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू इन्फिनिटी आपको पता है कि ये हाफ जो साइड है ये किसके इक्वल है, 0.5 के इक्वल है, ठीक है। तो हम 1.2 को 8 में देखेंगे। अब 8 का कॉलम और 1.2 जो है उसके सामने आप 8 के कॉलम में आ जाएं, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.3997, ठीक है। इसको 0.5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.8997। 6 पार्ट है फॉर बिटवीन 58.1 एंड 69.4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 58.1 एंड 69.4। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, ठीक है। x1 है हमारे पास 58.1 और x2 है 69.4, तो हम इसको z1 और z2 में चेंज कर देंगे। x1 को z1 में और x2 को z2 में चेंज करेंगे, तो z1 हमारे पास इक्वल होगा x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और x1 हमारे पास है 58.1 माइनस म्यू है 50 और सिग्मा है 10, और ये इक्वल आ जाएगा z1 0.81 के। इसी तरह z2 जो है ये x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल है, और x2 की वैल्यू 69.4 माइनस म्यू की वैल्यू है 50 और सिग्मा है 10, तो ये हमारे पास z2 आ जाएगा 1.94। अब हमने डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है z1 की वो है 0.81, तो वो यहाँ पे हम कहते हैं कि लाइक आ रही है, और इसी तरह से 1.94 यहाँ पे लाइक आ रही है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने x को z में चेंज कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0.81 टू 1.94 एंड इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 1.94, यानी 0 से 1.94 में से 0 टू 0.81 का जो एरिया है माइनस करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब 1.9 को हम 4 के कॉलम में देखेंगे, 1.9 z के कॉलम में आ जाए। यहाँ पे ये फोर्थ जो आपका पैरा है उसमें एंड पे 1.9 आ रहा है। 1.9 को 4 के कॉलम में देखें, 4 के कॉलम में ये वैल्यू आ रही है 0.4738 माइनस, अब 0.8 को आपने देखना है 1 के कॉलम में, ठीक है। 0.8 को 1 के कॉलम में, तो ये वैल्यू आ रही है 0.2910। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.1828। Here example 14.7 on page 129 and 130. Example is, let x be normally distributed with mean 8 and standard deviation 4. Find probability of x lies between 5 and 10. Probability of x is greater than equal to 18. Probability of x lies between 10 and 15. Probability of x is less than equal to 3. And probability of x lies between 6 and 8. ठीक है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 5 एंड 10, जबकि हमारे पास डाटा है म्यू इज इक्वल टू 8, सिग्मा इज इक्वल टू 4 और z की वैल्यू हमें पता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल होती है। और यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x1 जो है वो 5 के इक्वल है और x2 हमारे पास 10 है।
तो सबसे पहले उसी तरह से हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि x को हम z में चेंज करेंगे, z1 x1 को z1 में और x2 को z2 में। तो x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 5 माइनस 8 ओवर 4 आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस 0.75। और इसी तरह से z2 जो है x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा और 10 माइनस 8/4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z2 की 0.5। अब हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखें 0 हमारा मीन को शो कर रहा है और माइनस 0.5 इस तरफ लाई, 75 इस तरफ लाई करेगा लेफ्ट साइड पे और पॉजिटिव जो वैल्यू है वो राइट साइड पे 0.5। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने ये एरिया फाइंड करना है। जब इस तरह हो कि इस तरफ दोनों साइड पे जब आपकी प्रोबेबिलिटी या एरिया लाई कर रहा हो तो फिर आपने जो है उसमें हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। हमने x को z में चेंज कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस 0.75 टू 0.5। ठीक है, अब हमने माइनस 0.75 टू 0 प्लस 0 टू 0.5। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमने हमारे पास आ गई और हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस 0.75 टू 0 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 0.5। अब हम साइन को तो इग्नोर करते हैं, टेबल से वैल्यू देखते हुए 0.7 को हम 5 के कॉलम में आ जाएं। वैल्यू देखें 0.7 के सामने 5 के कॉलम में हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.2734। और इसी तरह 0.5 को 0 में देखेंगे, 0.5 को 0 में देखें तो वैल्यू है हमारे पास 0.1915। ठीक है, 0.1915 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 0.4649। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। here x is equal to 18 and z is equal to x minus mu और sigma 18 minus 8 divided by 4 और ये z की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। 2.5 जो है पॉजिटिव वैल्यू है, राइट साइड पे ये लाई करेगी और इससे ग्रेटर एरिया जो है इस पॉइंट से वो ये वाला है जो शेड किया हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको z में चेंज कर दिया। अब हमने एरिया फाइंड करना है। किस तरह से? प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या हो, किसके इक्वल आ गया 2.5 के। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 0 टू प्लस इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू प्लस इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू 2.5 जो कि अनशेडेड एरिया है। ये अगर इस 0 से प्लस इन्फिनिटी तक के एरिया से हम इसको माइनस कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी तक का एरिया हमें पता है किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। और 0 टू 2.5 का हम 2.5 को 0 में देखेंगे। ठीक है, टेबल में आप वैल्यू 2.5 z के कॉलम में आ जाएं। 2.5 के सामने 0 के कॉलम में आप वैल्यू देखें तो ये वैल्यू आ रही है 0.4938। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। तो इसमें से 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 0.0062। थर्ड पार्ट इसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 10 एंड 15। ठीक है, यहाँ भी x की दो वैल्यूज हैं हमारे पास, x1 10 है, x2 15 है। तो हम x1 को z1 में चेंज करेंगे। we transform x1 into z1 and x2 into z2. Now putting the value of x1 10 or mu is equal to 8 and sigma is equal to 4, 10 minus 8/4 और ये वैल्यू आ जाएगी z1 की 0.5। इसी तरह से z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x2 की वैल्यू पुट करने से 1.75। ठीक है, अब हमने x को z में चेंज कर दिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0.5 टू 1.75। हमने डायग्राम बनाया इसका और 0.5 हमारी यहाँ पे लाई कर रहा है पॉइंट, फिर आगे 1.75। ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने ये एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 1.75 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 0.5। ये अनशेडेड एरिया जो है इस यहाँ तक के एरिया में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये शेडेड एरिया जो कि रिक्वायर्ड है ये आ जाएगा।
अब 1.7 को 5 में देखेंगे, 1.7 के सामने 5 के कॉलम में जब हम वैल्यू देखते हैं वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.4599, और इसी तरह से 0.5 को जब 0 में देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.1915, और इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 0.2684। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। here x is equal to 1, we put the value of x in z, formula of z is equal to x minus mu or sigma, और x having value 3 minus 8 divided by 4, और z की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी -1.25। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन एंड इक्वल टू -1.25, और डायग्राम हम बनाएंगे तो z का मीन जो है वो 0 है, -1.25 जो है वो लेफ्ट में ज़ाहिर नेगेटिव वैल्यू है, इधर लाई करेगी, तो इससे बिलो एरिया हमने फाइंड करना है, तो इसको हम शेड कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ -∞ to 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1.25 to 0, यानी इस टोटल एरिया में जो अनशेडेड एरिया है अगर हम वो माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो -∞ to 0 तक का एरिया तो हमें पता है कि ये 0.5 के इक्वल होता है, -1.2 को अब साइन को इग्नोर करेंगे और टेबल में देखेंगे 1.2 को 5 के कॉलम में जब आप देखते हैं वैल्यू तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.3944। 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 0.1056। फिफ्थ जो इसका पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 6 एंड 8। यहाँ भी x की दो वैल्यूज हैं हमारे पास, x1 6 है, x2 हमारे पास 8 है, तो x1 को हम z1 में ट्रांसफॉर्म कर देंगे और x2 को z2 में। ठीक है, तो z1 हमारे पास -0.5 आ रहा है और z2 जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है। अब इसमें देखें हमने यहाँ पे इसको -0.5 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है और दूसरी वैल्यू हमारी 0 है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान ही हमने एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -0.5 to 0। ठीक है, और ये इक्वल भी इसी के होगा। अब 0.5 ये इसके इक्वल होगा, 0 से 0.5 और -0.5 से 0 जो है ये सेम होगा। ठीक है, अब इसमें 0.5 को 0 में जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो एरिया आता है वो है 0.1915 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14.8। ठीक है, और 14.8 एग्जाम्पल, in a normal distribution mu is 30 and sigma is equal to 5, what proportion of cases will fall between 20 and 35? Here mu is equal to 30 and sigma is equal to 5 and z is equal to x minus mu over sigma. Probability of x lies between 20 and 35. ठीक है, here x1 is equal to 20 and x2 is equal to 35. We transform x1 into z1 and x2 into z2। ठीक है, तो z1 हमारे पास आ रहा है x1 की वैल्यू 20, उसमें पुट करने से -2, और z2 हमारे पास आ रहा है 1 के इक्वल। ठीक है, हम डायग्राम बनाएंगे -2 और 1, इसमें 1 जो है पॉजिटिव है तो राइट साइड पे वो आएगा, और -2 जो है वो लेफ्ट साइड पे हमारी वैल्यूज नेगेटिव जो है वो लाई करती हैं तो इधर आएगा। ठीक है, अब दोनों साइड पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई कर रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -2 to 1, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -2 to 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 to 1।
ठीक है। अब -2 है तो साइन को तो हम इग्नोर करेंगे, 2.0 को 0 में देखेंगे। यहाँ पे किस तरह से देखेंगे, 2.0 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ रहा है 0.47725 प्लस, अब 1.0 को 0 में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया आ रहा है 0.34134, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 0.81859 ये एरिया आ गया है। अब उन्होंने प्रोपोर्शन हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा 81.86%, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड जो हमने अभी एग्जांपल की है, क्वेश्चन है 14.5, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि the marks obtained by the students are normally distributed with mean of 60 marks and standard deviation of 10 marks, ठीक है। Find the probability that a student selected at random obtains marks more than 75, between 50 and 70, less than 56। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डाटा जो है यहाँ पे लिखेंगे। डाटा हमारे पास क्या है, म्यू जो है वो 60 है और सिग्मा हमारे पास है 10, ठीक है। z की वैल्यू हमारे पास x माइनस म्यू और सिग्मा के इक्वल है। हमने फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 75, ठीक है। हेयर x इज इक्वल टू 75, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 75 पुट करेंगे, माइनस म्यू हमारे पास 60 है और सिग्मा 10 है, तो हमारे पास z आ जाएगा। x को हमने z में ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.5। तो हम डायग्राम बनाएंगे, 0 जो है वो मीन है, z नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएट का, और उसका मीन जो है वो 0 है और 1.5 पॉजिटिव वैल्यू है। तो राइट साइड पे हम इसको लिखेंगे और इससे अबव एरिया, इससे ग्रेटर एरिया हमें चाहिए तो हम उसको शेड कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर का जो एरिया है। फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू प्लस इंफिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 1.5, यानी इस पूरे 0.5 के एरिया में से हम ये अनशेडेड एरिया माइनस करते हैं तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब हमें पता है कि 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक का एरिया जो है वो इक्वल टू 0.5 होता है और 1.5 को 0 में जब हम देखेंगे, 0 के कॉलम में वो एरिया आता है 0.4332, 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.0668। सेकेंड पार्ट है बिटवीन 50 एंड 70, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 50 एंड 70। x1 यहाँ पे हमारे पास 50 है और x2 हमारे पास 70 है। x1 को हम z1 में ट्रांसफॉर्म करेंगे और x2 को z2 में, ठीक है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हम 50 पुट करेंगे, माइनस म्यू हमारे पास 60 है, सिग्मा 10 है, तो ये z1 हमारे पास -1 आ जाएगा और z2 इसी तरह से हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डायग्राम के जरिए शो करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी इसके दोनों साइड पे लाई कर रही है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1 टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 1। अब हमने क्या करना है कि 1.0 को 0 में देखना है टेबल में, ठीक है। तो 1.0 को 0 के कॉलम में जब आप देखते हैं तो हमारे पास जो एरिया आता है वो है 0.3413 और यहाँ पे भी सेम उसी तरह से 1.0 को 0 में देखेंगे क्योंकि साइन को हम इग्नोर करते हैं 0.3413, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.6826। थर्ड इसका जो पार्ट है वो है लेस देन 56, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 56। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है 56
6। तो हम इसको z में ट्रांसफॉर्म करेंगे, x माइनस म्यू और सिग्मा, x की वैल्यू 56 माइनस म्यू है हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास है 10। तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन माइनस 0.4। अब हमने इसका डायग्राम बनाया, नेगेटिव वैल्यू है तो लेफ्ट साइड पे जो है वो म्यू के एंड लाई करेगी, और इससे बिलो एरिया हमने फाइंड करना है, तो ये हमने उसको शेड कर दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन माइनस 0.4 टू 0। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी टू 0 का तो हमें पता है कि एरिया किसके इक्वल होता है 0.5, माइनस 0.4 को 0 के कॉलम में जब हम देखते हैं तो हमारे पास एरिया आता है 0.1554, और इसको 0.5 में से जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.3446। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है। क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 14.6। क्वेश्चन है, assume that income is normally distributed with mean is equal to rupees 5000 and sigma is equal to rupees 1000. What proportion of the population has income between rupees 4000 and rupees 7000? The area between z is equal to 0 and z is equal to 1 is 0.3413, and the area between z is equal to 0 and z is equal to 2 is 0.4772। ठीक है, अब इसमें एरिया उसने खुद बता दिया हुआ है, उसने हमें टेबल से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एरिया उसने खुद हमें बता दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मीन जो है वो हमारे पास है ₹5000 और सिग्मा हमारे पास है ₹1000, और z की वैल्यू हमें पता है x माइनस म्यू और सिग्मा के इक्वल है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 4000 एंड 7000। हेयर x1 इज इक्वल टू 4000 एंड x2 इज इक्वल टू 7000। ठीक है, तो x1 को z1 में ट्रांसफॉर्म करेंगे और x2 को z2 में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास x1 जो है वो 4000 है, मीन हमारे पास म्यू जो है वो 5000 है और सिग्मा 1000 है, तो हमारे पास z1 आ जाएगा -1 के इक्वल, और z2 जो है वो हमारे पास x2 7000 है और मीन म्यू जो है वो 5000 है और सिग्मा 1000 के इक्वल है, तो z2 हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1 एंड 2। ठीक है, तो डायग्राम इसका बनाएंगे। डायग्राम क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का एरिया है, और 0 जो है ये इसके मीन को शो कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू इसकी लेफ्ट पे होगी मीन के, और पॉजिटिव वैल्यू मीन के जो है राइट साइड पे होगी। ठीक है, तो हमने -1 से 2 तक का एरिया जो है जो कि शेड किया हुआ है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये दोनों तरफ हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई कर रही है, तो हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन -1 टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 टू 2। अब 1 पॉइंट यहाँ पे क्या है, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, 1.0 को 0 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.34134 प्लस 2.0 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.47725। ठीक है, और इन दोनों एरियाज को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा 0.81859। ठीक है, तो प्रोपोर्शन हमने बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81.859%। स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज होम टास्क। क्वेश्चन 14.3 पार्ट ए, और उसके मज़ीद आगे ये पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, और पार्ट बी है, फिर उसके भी पार्ट्स हैं 1 से लेकर 7 तक। आपने ये क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 14.4 है, उसका पार्ट ए बी सी, और क्वेश्चन नंबर 14.5
1 4 है, उसका पार्ट बी आपने ये करना है, और फिर आपने मुझे जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसमें आपने ये होम असाइनमेंट जो है ये आपने सॉल्व करके क्वेश्चन सेंड करनी है, ठीक है।